चलो, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड डिस्कशन अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेरियस केसेस, और उसके साथ में हमने टॉपिक का एकदम इसेंशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखा था, दैट वाज मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन द चार्ज बॉडी, जहां से हमें फोर्स के लिए एक एक्सप्रेशन मिला था, और वो फोर्स क्या करता था, चार्ज बॉडी के किसी भी एक पर्टिकुलर सरफेस को रिपेल करता था। ठीक है, दिस वाज इमेजिनरी कंसेप्ट, क्योंकि हमारा बेसिक पर्पस, बेसिक एम ये था कि हमें किसी भी चार्ज को अगर बॉडी के ऊपर डिपॉजिट करना है तो उस प्रोसेस में कितना वर्क डन करना पड़ता है ये कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो हमने पहले फोर्स को कैलकुलेट किया, फिर उसी फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट करके हमें वर्क डन मिला था, एंड दैट वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हमने बोला था एज ए एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन मिला था हाफ ऑफ इप्सिलॉन इनटू ई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बातें कल के लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। आज कुछ पोटेंशियल के एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे, देन कैपेसिटर के साथ, कैपेसिटेंस के साथ टॉपिक को लिंक करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। सेम एप्लीकेशंस होंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड थे, वही पोटेंशियल से रिलेटेड आएंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आएगा पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब स्पेस में कोई भी एक पॉइंट होगा O, यहां पे हम एक पॉइंट चार्ज रखेंगे प्लस Q, और इसके सराउंडिंग में कोई भी अगर आपको पॉइंट दिया है P सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस R, तो इस पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा? कितना होगा? के क्यू बाय स्मॉल आर, वेयर के का मतलब हर एक केस में कौन सा क्या होगा? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसी तरह से सेकंड पार्ट हम एप्लीकेशन देखेंगे फॉर होलोस्फीयर, होलोस्फीयर, और ये होलोस्फीयर को ही हम क्या कंसीडर करते हैं? एज ए स्फेरिकल शेल। आपको होलोस्फीयर बोला है या फिर स्फेरिकल शेल बोला है, दोनों की मीनिंग सेम होती है। तो बेसिकली हियर वी हैव टू कंसीडर अ होलोस्फीयर on which a charge, positive charge is deposited plus Q, ये उसका सेंटर होगा O, और हम क्या करेंगे इसके रिस्पेक्ट में 3 पॉइंट लेंगे। एक पॉइंट होगा आउटसाइड जिसका डिस्टेंस होगा स्मॉल r, दूसरा पॉइंट होगा ऑन द सरफेस जिसका डिस्टेंस होगा कैपिटल R यानी रेडियस, एंड तीसरा पॉइंट हम लेंगे C जिसका डिस्टेंस होगा r'। तो अभी यहाँ पे बोलो पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू दिस चार्ज स्फेरिकल शेल कितना होगा? संस्कृति, हाँ, के क्यू बाय आर होगा सिर्फ। ठीक है, तो ये बनेगा के क्यू बाय आर, लेकिन कौन सा आर? स्मॉल आर। उसके बाद में अगर पोटेंशियल ऑन द सरफेस चाहिए यानी पॉइंट बी पे, तो पोटेंशियल कितना बनेगा? के क्यू बाय स्मॉल आर विल बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल आर, बस इतना चेंज होगा। एंड एट द एंड कौन बचता है? पोटेंशियल एट पॉइंट सी, जो इनसाइड दिया है। तो इनसाइड स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी? 0। तो पोटेंशियल भी कितना होगा? 0 नहीं होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। पोटेंशियल विल बी सेम एज दैट ऑन द सरफेस। सरफेस के ऊपर जितना पोटेंशियल था इनसाइड किसी भी पॉइंट पे जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब इनसाइड डिस्टेंस कुछ भी दिया है उसके लिए पोटेंशियल हमेशा से रहेगा के क्यू बाय आर, पोटेंशियल हमेशा से रहेगा के क्यू बाय आर। ठीक है, यही एक कंफ्यूजिंग केस है। एंड इनसे रिलेटेड अगर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है पोटेंशियल अगेंस्ट डिस्टेंस, तो हमें मालूम है कि जब तक सरफेस नहीं आ रहा है, यानी जब तक D इक्वल्स टू कैपिटल R नहीं बनेगा, पोटेंशियल एवरी पॉइंट पे सेम रहेगा। उसके बियॉन्ड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, इसलिए इट विल फॉलो पैराबोलिक पाथ। क्लियर? अब ये स्फेरिकल शेल हो गई, उसी तरह से हम क्या करेंगे, सेम एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे फॉर सॉलिड स्फीयर, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज सॉलिड स्फीयर। उसके लिए हमें इस तरह से एक सॉलिड स्फीयर कंसीडर करना पड़ेगा
जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, चार्ज को डिपॉजिट कर देंगे। और सॉलिड स्फीयर है मतलब यहाँ पे मीनिंग ये होती है कि उसके अंदर भी पूरा स्फीयर जो है वो चार्ज से भरा पड़ा है। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में भी हम 3 पॉइंट लेंगे। पहला पॉइंट होगा ए जो आउटसाइड होगा एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर, दूसरा पॉइंट होगा बी जो एट ए डिस्टेंस कैपिटल आर होगा, तीसरा पॉइंट होगा सी जो एट ए पर्टिकुलर कोई भी एक डिस्टेंस होगा जिसको हम आर डैश बोल रहे हैं। तो सॉलिड स्फीयर पे अगर हम देखेंगे आउटसाइड पॉइंट दिया है जैसे कि ए है, तो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट कितना होगा, फिर से के क्यू बाय स्मॉल आर, क्योंकि सॉलिड स्फीयर हो या फिर हॉलो स्फीयर हो इट बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ये बनेगा के क्यू अपॉन आर। उसी तरह से अगर आपको एक पॉइंट दिया है ऑन द सरफेस यानी बी, तो बी के ऊपर पोटेंशियल कितना बनेगा, ये बनेगा के क्यू बाय कैपिटल आर। एंड अभी टॉपिक का सबसे पोटेंशियल से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर इनसाइड कोई भी पॉइंट दिया है वहां पे पोटेंशियल अगेन कितना होगा, बोलो कितना होगा पोटेंशियल, नहीं मालूम। जैसे ग्रेविटेशन में हुआ करता था कैपिटल जी कैपिटल एम इन ब्रैकेट 3r स्क्वायर माइनस आर डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r का क्यूब। यहां पे क्या होगा, g विल बी रिप्लेस्ड बाय k, m विल बी रिप्लेस्ड बाय q डिवाइडेड बाय 2r का क्यूब ब्रैकेट में 3r का स्क्वायर माइनस r डैश का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। और यहाँ पे हम एक स्पेशल केस देखेंगे कि अगर पॉइंट हमें सेंटर पे दिया है तो सेंटर के लिए ये जो r डैश है दैट विल बिकम 0। देखो ये जो r डैश है ये 0 बनेगा सेंटर पे आने के बाद। r डैश अगर 0 बन गया तो यहाँ पे ये जो r डैश का स्क्वायर है ये 0 बनेगा, तो 3r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब है, यानी ये बनेगा पोटेंशियल एट द सेंटर इट विल बी 3/2 के क्यू बाय आर। यानी सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां पे होगा, एट द सेंटर होगा, उसके बियॉन्ड जो है हर मतलब विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल विल गो ऑन डिक्रीजिंग। क्लियर है, जो बोर्ड पे एप्लीकेशन दिख रहे हैं इसमें वैल्यू पुट करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, बस ये थियोरेटिकल अगर फॉर्मूला दे दिया ऑप्शन में तो आपको मालूम होना चाहिए। ओके अब पोटेंशियल हो गया रिलेटेड टू सॉलिड स्फीयर, रिलेटेड टू होलो स्फीयर। अब बची है रिंग एंड डिस्क। अगर आपको एक चार्ज रिंग दी है तो इस रिंग के सेंटर से पास होने वाली जो भी लाइन है जिसको अपन एक्सिस बोल रहे हैं, एट ए डिस्टेंस x कोई भी पॉइंट P है, इसकी रेडियस अगर r दी है तो इस पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल होता है, कितना होता है ऋतुजा, आकांक्षा, के क्यूब x बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2 के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लेकिन ये कहां पे स्क्वायर रूट में। ठीक है, एंड वही अगर हमें पॉइंट सेंटर पे दिया तो सेंटर पे क्या होगा, x विल बिकम 0। सेंटर पे अगर बोलेंगे तो x विल बिकम 0, x 0 हो गया मतलब रूट में आर स्क्वायर बाहर आने के बाद r, यानी फिर से हमारा एक जनरल फॉर्मूला के क्यू बाय आर वहां पे अप्लाई होगा। रिंग के बाद में नेक्स्ट केस बचेगी दैट इज फॉर डिस्क। फिर से डिस्क के ऊपर हम क्या करेंगे, इस तरह से पॉजिटिव चार्जेस जो है इनको डिपॉजिट करेंगे, डिस्क का सेंटर होगा एंड पॉइंट P इतने डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल फाइंड करनी है, इसका रेडियस r होगा। तो इन दैट केस पोटेंशियल विल बिकम V इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन इनटू ब्रैकेट ऑफ रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस ऑफ x। ठीक है, तो ये हो गए पोटेंशियल के एप्लीकेशंस रिलेटेड टू रिंग डिस्क।
होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर एंड पॉइंट चार्ज। एंड इसमें कल की तरह हमने जो रॉड की केस देखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, वो अगर पोटेंशियल के लिए देखेंगे, आपको ये रॉड दिया जाएगा जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट किया है, इसकी लेंथ होगी L, इसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट किया है Q, एंड यहाँ पे पॉइंट P होगा एट ए डिस्टेंस R। तो इस पॉइंट P के ऊपर इस लीनियर कंडक्टर या फिर रॉड की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो बनेगा KQ बाय L इंटू log टू द बेस E ऑफ L प्लस R अपॉन R। एक इसकी लेंथ होगी L, R इतनी डिस्टेंस पे पॉइंट P होगा, तो पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट बनेगा KQ बाय L log टू द बेस E ऑफ L प्लस R अपॉन R। ठीक है, तो इस तरह से ये थ्योरेटिकल बस आपको फॉर्मूले पूछे जाएंगे अगर पूछे गए क्वेश्चन में, तो इसमें डेटा पुट करके सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चंस नहीं आएगा ये सारी एप्लीकेशन में। ठीक है, लेकिन जो बेसिक स्टार्ट में हमने एप्लीकेशन कंसेप्ट पढ़ते टाइम स्टार्ट में जो पोटेंशियल रिलेटेड बातें इंट्रोड्यूस की थी, उसमें जरूर आपको न्यूमेरिकल दिए जाएंगे, नंबर दिए जाएंगे, उनको पुट करके हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है। ठीक है, सो ये हो गए एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज वेल एज एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आएगा, दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो एकदम सिंपल केस है, इनमें रिलेशन क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है दैट इज माइनस ऑफ dV बाय dx, एंड जो पोटेंशियल होता है वो होता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू dx। क्या समझ में आ रहा है ये दो इक्वेशन से? एक दूसरे का के अपोजिट, यानी कि आपको अगर पोटेंशियल दिया है और उस पोटेंशियल के ऊपर से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट करेगा, उसकी न्यूमेरिकल मीनिंग नहीं होगी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है पोटेंशियल कम होता है, बस इतना ही वहां पे मीनिंग है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हमें नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, बस ये रेफरेंस फॉर्मूले इसलिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, इनकी मीनिंग क्या होती है, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपको अगर पोटेंशियल दिया जाएगा एंड पोटेंशियल के ऊपर से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब उसका डेरिवेटिव लेंगे, एंड उस तरह के डेरिवेटिव के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें एक ही फॉर्मूला रिक्वायर्ड होता है, दैट इज जो भी x की पावर होगी डेरिवेटिव लेने के बाद पावर से मल्टीप्लाई करो, पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, एंड उसके अगेंस्ट अगर आपको इंटेंसिटी का इक्वेशन दिया है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स यानी इन टर्म्स ऑफ x, तो हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, एंड इंटीग्रेशन के लिए सेम फॉर्मूला हम यूज करते हैं। क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड करो एंड पावर से डिवाइड करो। ये कब, अगर आपको, जैसे हम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में भी सेम पार्ट देख चुके हैं, अगर वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो हमें मिलता है एक्सेलरेशन, लेकिन वेलोसिटी को अगर अपन इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको पोटेंशियल या फिर इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल दे रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसे बोल रहे हैं कि पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय 3x³ प्लस 2x² प्लस 10, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, ऐसा अगर क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो हम ये मतलब डिफरेंशिएट करके इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो फॉर्मूले वो अप्लाई करते हैं। क्या करना होगा, हमें पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करना होगा, तो A बनेगा dV बाय dx। हर एक केस में एक ही फॉर्मूला, जो पावर दी है पावर से मल्टीप्लाई करो, पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो। बोलो इसका फिर कितना आएगा, डिफरेंशिएशन 9x² प्लस 4x प्लस 4x प्लस
कुछ नहीं, टेन Zero. कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, जिसके साथ x नहीं है उसका कुछ काम नहीं है, उसका डेरिवेटिव जीरो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 10 मीटर है वो पुट करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 into 9, 900. so intensity at a given distance will be 940 Newton per coulomb. Clear? Yes, sir. एंड उसी तरह से आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है और इंटेंसिटी आपको दी है 10 + 2x और बोला है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, तो क्या करेंगे आप? ये E के इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। अब ये बनेगा V = इंटीग्रेशन ऑफ E × dx। अब इसका इंटीग्रेशन देखो, 10 के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, 10 × x⁻0 है, बिकॉज एनीथिंग ⁻0 1 होता है, सॉरी हाँ एनीथिंग ⁻0 1 होता है, इसलिए मैं अगर x⁻0 लूंगा तो इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, मतलब मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, प्लस ये 2x है। अब रूल क्या है, पावर में 1 ऐड करो उसी से डिवाइड करो, यहाँ पे x की पावर 0 थी, 1 ऐड करेंगे x बन गया, प्लस 2 × पावर यहाँ पे 1 है, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा x²/2, तो 2 2 कैंसिल होके हमें पोटेंशियल का इक्वेशन बन गया 10x + x²। अब इसमें x की वैल्यू पुट करो, कितने डिस्टेंस पे चाहिए था पोटेंशियल, v at x = 2 पे बोला था, तो 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा 20 + 4 यानी 24 वोल्ट। वेरी गुड देविका, करेक्ट है। ठीक है, तो ये था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मॉड्यूल में नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व भी दिए, प्रैक्टिस के लिए भी दिए, मैं रिपीटेडली बहुत बार आपको ये बात बोल चुका हूं, जितनी सीरियसली आप मॉड्यूल के सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो वो डिपेंड करेगा कि आपका फाइनल एग्जाम में स्कोर कितना आने वाला है। ठीक है, जितना डिवोशन देना है वो सॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दे दो फ्रॉम मॉड्यूल इटसेल्फ। ठीक है, आपके किसी भी एग्जाम में 95% क्वेश्चन जो है वो वर्कशीट, मॉड्यूल एंड लेक्चर में जो डिस्कशन होने वाला है उसी में से आएंगे। रिमेनिंग 5% प्रोबेबली एप्लीकेशन बेस आएगा या फिर जो हम डिस्कस कर रहे हैं उससे भी सिंपल आएगा। ये 95% अगर ठीक से प्रिपेयर होता है तो वो 5% आपको आता ही आता है। ठीक है, तो 100% अब तक जो कर रहे तो आप ठीक है चलेगा, लॉकडाउन था, ऑनलाइन था, ये था वो था, बहुत सारे रीजन हो गए, अभी बैटल के मतलब हम क्या बोलेंगे फाइनल लेवल में हो आप। अब डिपेंड करेगा, क्योंकि जो भी रेगुलर 12th वाले कर रहे हैं, रिपीटर कर रहे हैं, रेगुलर 11th to 12th में जाने वाले कर रहे हैं, सब लोगों के लिए सिचुएशन ये है कि आपके बैच में से 80% लोग जो है वो फिर से एक बार निवांत है, कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब 80% पॉपुलेशन ऑलरेडी आपके कंपटीशन से बाहर है। लेकिन जो 20% बचे हैं वो आप ही की तरह या फिर आपसे ज्यादा, मतलब क्या बोलेंगे हम उसको, इग्नाइट हो चुके, पेट ले ले, तो वो इतना अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं और हमें उनके साथ ही कंपीट करना है। मतलब एक पॉइंट है कि हमारी कंपटीशन बहुत कम है, दूसरा पॉइंट है जितनी कंपटीशन है वो इतनी टफ है कि यही 20% हर बार डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। तो हमें इनमें से आगे जाने के लिए ये कुछ बातें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। बहुत लोग होते लेक्चर में बोला लगेच प्लॅनिंग सुरू होता, आता विशेष नाही, मॉड्यूल की इतके सोडवतो, दुपारी तितके सोडवतो, रात्री तितके सोडवतो, हो गए लेक्चर खत्म, बात डिम। नाही एवढे क्वेश्चन कुठे होत असता का, संडे पर्यंत 2 मॉड्यूल कंप्लीट होतील का, वो ऑलरेडी मतलब लॉस हो चुके हैं, उनको कोई काउंट भी नहीं करने वाला, दुनिया को उनके साथ कुछ लेना देना भी नहीं। समझ में आ रहा है ना। लेकिन जो भी आपको ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, अभी आई नो सब लोग अभी लास्ट में एकदम फॉर्म में आ चुके हैं, एक लेक्चर की बजाय 2-2 2.5 लेक्चर ले रहे हैं, हम रिलैक्स हो गए हैं, है ना। पहले अपन 1-1 1.5 घंटे का लेक्चर लेते थे, अभी 40-45 मिनट्स का ले रहे हैं, क्योंकि हमें सिलेबस का टेंशन नहीं है, हमारा सिलेबस ऑलरेडी जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा कंप्लीटेड। समझ में आ रहा है ना। तो अभी मैं कंटेंट कम रख रहा हूं और आपको टाइम ज्यादा दे रहा हूं, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है। आई नो अदर सब्जेक्ट जो है आपको प्रेशराइज करना शुरू हो जाएंगे, और मेरी आपको स्टार्ट से कमिटमेंट है कि एग्जाम के बिफोर 25 to 30 डेज जो होते हैं मैं आपको परेशान नहीं करता हूं लेक्चर में, जो करना है हम पहले कंप्लीट कर लेते विद इन टाइम, एंड एट द एंड जो है बस जो साल भर 2-4 महीने में जो भी वर्क हमने किया है उसको 100% आप उसको कंक्लूजन में लेके आओ। जैसे मैंने कल कुछ लोग आए थे मिलने को, उनको स्टडी टेबल दे दिया है, स्टडी मैनेजमेंट का पार्ट दे दिया है, ठीक है, जिनको जैसे पॉसिबल होता है वो मिलने को ऐसे मैंने बोला था, ठीक है। अब आज से मत आओ, वो कल के लिए था,
तो बाकी लोग जो है प्रिपरेशन शुरू रखो। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी आपकी डेली प्रिपरेशन की कि आज जो पढ़ाया गया वो आज के आज एट एनी हाउ जितना भी होगा वो कंप्लीट होना ही चाहिए। मग जेवण नाही झालं तरी चालेल, झोप नाही झाली तरी चालेल, ठीक है ना। एक टाइम का खाना या फिर एक टाइम का सोना हमारे करियर का जो बिगेस्ट ड्रीम है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसका नहीं है, तो उसको छोड़ दो। ये बेसिक बेसिक चीजें उनको निग्लेक्ट करना सीख लो। एंड उसके बाद में अब तक जो सिलेबस हो चुका है उसका प्लानर बनाओ। जो अभी नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं उनको मंथली 3 to 4 टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं फ्रॉम 11th NCERT। एंड जो अपकमिंग अगस्त में एग्जाम देने वाले, सारी एग्जाम अगस्त में होने वाली है, नीट भी, जेई भी, सीईटी भी, तो जो अगस्त में एग्जाम देने वाले हैं वो पर वीक 3 टॉपिक जो पहले हो चुके हैं वो कंप्लीट कैसे होंगे इसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ, मुझे सेंड करो। नहीं मैनेज हो रहा है तो आई कैन मतलब वहां पे कुछ मैं सजेस्ट कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन अब ये करना पड़ेगा और ये खुद से आपको करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। लेक्चर में कम टाइम और खुद को ज्यादा टाइम अभी देने की जरूरत है आपको। मैंने बोला है कि अभी ऑफिस ओपन है तो डाउट है कुछ है तो यू कैन कम टू डिस्कस विथ मी। क्लियर? Yes, sir. सगळंच क्लिअर असतं आपल्याला लेक्चर मध्ये, है ना। लेक्चर झालं की गेली लाईट। याच्यामुळेच काय असतं माहिती है ना, दुनिया का रूल है 80-20 का। बहुत बार मैं बोल चुका हूं। तो ये 80-20 पैटर्न जो चलता है वो बिकॉज ऑफ माइंड सेट चलता है। समझ में आ रहा है? आप आपके माइंड को कैसे सेट करके उससे कैसे वर्क ले रहे उसके ऊपर ये डिपेंड होता है। जो वर्ल्ड के पॉपुलेशन की 80% पॉपुलेशन है वो 5% वेल्थ जो है पूरी दुनिया का, वेल्थ म्हणजे प्रॉपर्टी, पैसा, गाड्या, बंगले सगळं, ठीक है, उसमें खेलते हैं 80% लोग। एंड जो रिमेनिंग 20% है उनके पास ये 95% पूरे वर्ल्ड की वेल्थ जो है वो फोकस्ड है, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस होता है 80-20 का वो पहले से मतलब हिस्ट्री से मेंटेन है, अब तक मेंटेन है, आगे भी मेंटेन रहेगा। क्योंकि ये जो 80% लोग हैं उनका माइंडसेट ही वैसे होता है। वो खुद का माइंडसेट अगर चेंज कर पाए तो वो जंप करके 20% में आते हैं। जो चेंज नहीं कर पाते वो 80% में रहते हैं। उनको लगता है, बुरा लगता है कुछ लोगों को, कई तरह एवढे निर्लज्ज असते, फरक नहीं पड़त, नहीं येत द्या सोडून, है ना। कोई अगर मुझे मैसेज करता है सर वर्कशीट मतलब कहीं सोडवता येत नाहीये, तो मैं इसको बोलता हूँ बेटा वो वर्कशीट छोड़ दो, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट ही नहीं, नेक्स्ट टॉपिक क्या हो, क्योंकि 0 into एनीथिंग इज ऑलवेज 0। हाँ, आप ये पूछोगे कि सर 60 क्वेश्चन में से 53 हो गए, 7 में डाउट्स है, मैं इंस्टेंटली उसका रिप्लाई देता हूँ। समझ में आ रहा है? लेकिन कुछ लोगों को अगर 60 में से 58 डाउट्स है तो मेरे पास मतलब लिमिटेशन है, मैं 58 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा तो सिलेबस हमारा जो है 4 से 6 साल तक चलेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमें वो पार्ट मैनेज करना पड़ता है। इसलिए हम डाउट सेशन की बजाय इंडिविजुअल डाउट्स पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो बेसिक जेन्युइन डाउट्स होते हैं वो सॉल्व करने के लिए मैं हूं। लेकिन आप अगर सिंपल बातें, क्लास में मैंने एक फॉर्मूला लिख के दिया है एंड आप डाउट में वही पूछ रहे कि सर ये स्टेप कैसे आ गई, तो वहां पे मतलब हर बार वो रिपीटेडली एक्सप्लेन करना इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। मैं कितना भी मैनेज करूं लेकिन सारे बैचेस, सारे स्टूडेंट, सब लोगों को वो बातें एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो भी डाउट्स आते हैं, जो जेन्युइन कंसेप्चुअल डाउट होता है, मैं तभी के तभी क्लियर करता हूं। लेकिन मेनी टाइम्स यू विल आपको ध्यान में आया होगा कि आप डाउट भेजते हो और मैं जल्दी से उसको सॉल्व करके नहीं सेंड कर पाता हूं। उसका रीजन ही वही है कि वो डाउट जो है एक तो जेन्युइन नहीं था, कहीं पे लेक्चर में वो एक्सप्लेन हो चुका था, या फिर आपका जो वर्क है वो मतलब 100% आप डिवोशन से नहीं कर रहे थे, इसलिए वो बातें हो रही। समझ में आ रहा है ना। मैंने पहले क्लियर कर दिया है। फिजिक्स पढ़ाता हूं तो फिजिक्स के रूल भी फॉलो करता हूं। फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जितना भागोगे आपसे मतलब थोड़ी सी ज्यादा स्पीड में मेंटेन ही करूंगा, क्योंकि हमारी गाड़ी जल्दी से जानी चाहिए। एंड आप अगर वहीं पे घूमते रहोगे, एक ही कंसेप्ट बोलिए, लेक्चर में भी एक्सप्लेन की, उसका ही क्वेश्चन 3 बार पूछ रहे, फिर से उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया वो भी पूछ रहे, तो आपकी वहां पे गाड़ी घूमने वाली है, तो वो गाड़ी घूमते घूमते वहीं पे रह जाएगी। तो वहां पे मेरे हर बार मतलब एक्सप्लेन करूंगा, ये एक्सपेक्टेशन कम रखो। हाँ, आप अगर जेन्युइन डाउट्स पूछ रहे हो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि डाउट नहीं पूछना है, पूछो डाउट्स, डाउट एक्सप्लेन करने के लिए हूं मैं, लेकिन वो डाउट की तरह होना चाहिए। नहीं तर सर हे पहिले 15 नाही कळाले मला, मतलब मेरे भी माझे हातपाय गळून जातात की आता काय करणार, 15 नहीं कळाले मग मी सांगून तरी काय करणार आहे, लेक्चर में एक्सप्लेन करके अगर नहीं क्लियर हुए तो ये सारी बातें ध्यान में रखो बेटा। अभी टाइम कम बचा है, ये सगळे विसरून जा, झोप, जेवण जे काय असेल ते, मोबाइल लेक्चर का टाइम छोड़ के, मोबाइल तो यूज इसेंशियल हो गया अभी, लेकिन बाकी चीजों के लिए जो कुछ भी है बाजू में रखो। मतलब मैंने बोला है कि ये आपके बैटल का लास्ट राउंड चल रहा है, अब तक बहुत ज्यादा एफर्ट्स लिए है ना। देखो स्टार्ट में ऑफलाइन में कितने लोग लेक्चर रेगुलर करते थे, अभी मतलब कहाँ पे मुझे भी मालूम नहीं, उनको भी मालूम नहीं। जैसे वो अवनी वगैरह, सानिया वगैरह लोग थे, कुछ हमारे क्लास में थे, अच्छा स्कोर कर रहे थे स्टार्ट में, अभी है या नहीं है मुझे मालूम भी नहीं, वो कहाँ पे क्या कर रहे हैं।
तो ये सर, मैं ऑलरेडी हूँ। आप मतलब उनका कोई कंसर्न नहीं बचा है। अरे सानिया आ गई आज लेक्चर में। ओके, सानिया आज आ गई बहुत दिनों के बाद, उसका नाम भी भूल गया था आज मैं। नहीं सर, मतलब कब से? ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनका मतलब क्या कर रहे हैं उनको भी पता नहीं और मुझे कोई पता नहीं। हाँ, ग्रुप में थे, ग्रुप में है, किसी को रिमूव कर दिया, उनको मालूम ही नहीं कि अभी तक उनको रिमूव कर दिया था। ठीक है, तो वो ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर है, उनका टेंशन मत लो बेटा। जो रेगुलर कर रहे हैं आपको, मतलब ये लास्ट राउंड है, इसी तरह से खेलना है जो स्टार्ट से आप करते आ रहे थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर आते हैं, डिस्कशन ज्यादा ही लंबा हो रहा है। दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये जो वेव के फॉर्म में चलने वाले लोग होते हैं, ऐसे अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, आपका अप कहां पे, आपका डाउन कहां पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम अगर आपके क्रस्ट पे हो गई, अप पे हो गई, तो यू विल रॉक, आप फोड़ देंगे एकदम। लेकिन एग्जाम के टाइम में अगर आपका ट्रप आ गया, पल्स नीचे चला गया, तो आपको जाना ही जाना है। ठीक है ना, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इसलिए अभी जो लोग जहां पे है, अगर पीक पे है तो पीक मेंटेन करो। जो ट्रप में नीचे जा चुके हैं, एज अर्ली एज पॉसिबल खुद को वार्म अप करो, माइंडसेट बनाओ, कैसे भी बनाओ। आपको जैसे माइंडसेट बनाना है, क्या थिंक करना है, क्या ड्रीम्स है आपके, क्या लिखना है, जो आपका इंस्पिरेशन है उसके साथ डिस्कस करो, कुछ भी करो, बट एज अर्ली एज पॉसिबल पीक के ऊपर आ जाओ। क्योंकि ये मोमेंट है, इस मोमेंट के बाद बहुत सारे लोग है ना वैसे वायबल होने वाले, हमें बस वहां पे डटे रहना, रुकना है ना। ते असतं ना वादळ येतं, वादळामध्ये जे हलके फुलके असतात, बिना कामाचे असतात, ते सगळे उडून जातात। आणि त्या वादळामध्ये तग धरून बसलेला जो उभा असतो, वादळानंतरचं पूर्ण साम्राज्य त्याचंच असतं। कळालं ना, हिस्ट्री मधले ऐसे काही इंसिडेंट है, वैसी सिचुएशन है कि अब ये भयानक वादळ चल रहा है, क्या एग्जाम कैंसल, एग्जाम का ये क्राइटेरिया वो क्राइटेरिया, ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, ये करो वो करो, ये सारी बातें चल रही है। और इसमें जो थे ऐसे जिनका जिनका कुछ है था ही नहीं, वो पहले से उड़ गए, कॉम्पिटिशन में है ही नहीं, हे वादळ संपणार आहे, एक्झाम होणार आहे, एक्झामचा रिझल्ट येणार आहे, आणि त्या वादळानंतरचं जे काही उरलेलं साफ झालेलं साम्राज्य असेल ते आपलं असलं पाहिजे। हे व्यवस्थित तुम्ही विचार करा बाळांनो, आणि त्या पद्धतीने वर्कआउट सुरू करा। कारण लास्ट 2 मंथ हे खूप जास्त भयानक डिसाइडिंग असणार आहे तुमच्या लाईफ मधले। आतापर्यंत काय केलं डजंट मॅटर, यहाँ से आगे क्या कर रहे हो दैट मैटर्स अ लॉट, बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ठीक है, चलो। मतलब अभी मैं 2-4 सोच रहा था कि ऐसे नाम लूं, लेकिन मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे जो लेक्चर नहीं कर रहे थे, लिंक में नहीं है, रेंज में नहीं है, तो उनका मतलब क्या होगा यू कैन इमेजिन। ठीक है, छोड़ दो। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर आ रहे हैं अपन, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। इक्वी मतलब इक्वल, सेम, क्या सेम, पोटेंशियल सेम, कहां पे सेम, सरफेस पे सेम, हो गया इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस एट विच पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट। ठीक है, क्या होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब द सरफेस at which potential is same at every point। और एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना, ये भी चलता रहेगा। अब ये जो लोग बीच में रेंज में नहीं थे, फ्रॉम नेक्स्ट मंडे हम कुछ अलग प्लान कर रहे हैं, तो मैं सबको कॉमन लेक्चर में या फिर ग्रुप पे वो बातें डिस्कस नहीं करूंगा, क्या प्लान चल रहा है एंड क्या कर रहा है। वो बस उतने लोगों के लिए होगा जो सिंसियरली पूरे लॉकडाउन में वर्कआउट भी कर रहे थे और लेक्चर भी कर रहे थे। ठीक है, आई एम नॉट इन नीड और इन सर्च ऑफ मोर देन 10 पीपल। मुझे बस एक 8 से 10 लोग चाहिए जिनके साथ मुझे वो वर्क करना है, एक क्या बोलते हैं उसको फाइनल फिनिशिंग करनी है। लेकिन उसके लिए क्या होगा, अब सिचुएशन कंडीशन कैसे बदलेगी, जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रही है लोगों को बहुत डाउट आएंगे, बहुत परेशानी होगी, ये लेक्चर नहीं, ये डाउट्स नहीं, ये कंसेप्ट नहीं। लेकिन मैं स्टार्ट से आपके ऊपर ये बम्बार्डमेंट कर रहा हूं कि ये जो मी भयानक सेल्फिश माणूस है अशा कंडीशन मध्ये, ठीक है ना, एग्जाम के पहले का जो एकदम प्रीशियस टाइम होता है वो मैं उसको इतना मतलब संभाल संभाल के यूटिलाइज करता हूं। जो लोग सिंसियरली स्टार्ट से मेरे साथ सिंसियर थे, मैं उनके साथ सिंसियरली सिंसियर रहता हूं। समझ में आ रहा है, ये बातें धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। मग आपल्याला वाटतं जग सुना सुना लगे, काय होतं सर असे नव्हते, सर डाउट्स क्लियर करत होते, ये करत होते, मी आहे तसाच है, मी आहे तिथंच है, बट आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग मुझे बिहेव करना पड़ता है, बिकॉज हमारे फिजिक्स का यही एक बेसिक रूल है। ठीक है, चलो कम टू द पॉइंट। क्या है कि सरफेस एट विच पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट, उसको बोला जाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ऐसे हो सकता है क्या सब पॉइंट पे पोटेंशियल सेम, यस और नो, इज इट पॉसिबल? यस कैसे पॉसिबल, हमारे लिए फॉर्मूला हेल्प करेगा। फॉर्मूला क्या होता है, v का के क्यू बाय आर। अगर हमने एक चार्ज रखा है, उसको चेंज नहीं कर रहे, एक ही चार्ज है,
एंड उस चार्ज से अगर जिस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल देखना है उसका डिस्टेंस अगर सेम हो गया तो क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। हो जाएगा। यानी हम अगर ज्योमेट्रिकल कुछ कंडीशन यहाँ पे यूज करेंगे और स्पेस में हमने एक चार्ज को रख दिया, ये रख दिया हमारा चार्ज यहाँ पे। अब ये चार्ज रखने के बाद इसके सराउंडिंग में अगर हम स्फीयर ड्रॉ करेंगे और इस स्फीयर के ऊपर हमें पॉइंट्स दिए जाएंगे, जैसे ए पॉइंट है, जैसे बी पॉइंट है, जैसे सी पॉइंट है, और एक लेना है डी, और एक चाहिए तो एक ले लो, दैट इज ई, ए बी सी डी ई, हाँ ऐसे पॉइंट लिए। अब अगर देखेंगे तो हर एक पॉइंट जो है इस चार्ज से इक्वी डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, दिख रहा है नहीं लेकिन फिर भी इमेजिन करो स्फीयर के ऊपर है तो सेंटर से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, इक्वल है। यहाँ पे अगर हर एक केस में फॉर्मूले पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे समझ में आता है कि पोटेंशियल एट ए इक्वल्स टू पोटेंशियल एट बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट डी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट ई। यानी सारे पॉइंट्स इस सरफेस के ऊपर जितने सारे पॉइंट्स होंगे उनके ऊपर अगर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो वो पोटेंशियल हर बार क्या रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। यानी कि इस सरफेस को हम बोल सकते हैं एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसी तरह से अगर मैंने कोई एक चार्ज यहाँ पे प्लेस कर दिया है, इसका मैग्नीट्यूड है Q, हमें मालूम है यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जाने वाली है। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर नॉर्मल ऐसा कोई भी एक सरफेस लूंगा और इस सरफेस के ऊपर अगर मैं वेरियस पॉइंट डिस्कस करूंगा ए बी सी डी ई, अब फिर से सिचुएशन क्या है कि सबके लिए चार्ज सेम है, चार्ज से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस है वो भी सेम है। इसका मतलब क्या होगा, ये सारे पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल विल अगेन सेम, यानी ये सरफेस बनेगा इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल सरफेस हो गया। तो यही कंसेप्ट है, आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड कंसेप्ट तो मालूम हो गई, 3 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल से रिलेटेड आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। कौन से नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। कौन सा है नंबर 1 कि हर बार बोलो डिस्टेंस सेम होना चाहिए पॉइंट का। वेरी गुड, करेक्ट। 3 कंडीशन है, कौन सी? सबसे पहले अ पॉइंट, ध्यान से सुनो मैं लिख के नहीं दे रहा हूं ये, अ पॉइंट सिचुएटेड ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, a point situated on equipotential surface is always at a same distance from the given charge। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी पॉइंट होगा तो चार्ज से हमेशा से वो इक्वल डिस्टेंस पे ही होता है, उसका डिस्टेंस वैरी नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। क्लियर? यस सर। सेकंड वन, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑलवेज नॉर्मल होता है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये सरफेस जो है वो रेडियस को हर बार परपेंडिकुलर होता है। आप 9-10 ज्योमेट्री में पढ़ चुके हो कि रेडियस जो है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर है, टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ओनली वन पॉइंट, एंड इसका मतलब वो जो पॉइंट सरकमफेरेंस पे है वो रेडियस को परपेंडिकुलर है। उसी तरह से हमने ये जो सरफेस ड्रॉ किया था, ये सरफेस भी कौन सा है? नॉर्मल। मतलब हर बार इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मल होता है। एंड इन दोनों को छोड़ के एकदम 3 स्टार पॉइंट आपको याद रखना है कि वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। किसी भी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर डिस्प्लेस करना है तो उसको डिस्प्लेस करते टाइम जो भी वर्क डन होगा वो हर बार कितना होगा? 0 होगा। क्लियर? इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसकी ये 3 कंडीशन, ये मैंने भी एक्सप्लेन की है, मॉड्यूल में भी है, वहां से भी लिख लो। क्लियर है सबको? यस सर। So this is all about electric field intensity and electrostatic potential at a given point।
अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड जो भी कंसेप्चुअल पार्ट एंड एप्लीकेशंस थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बचे हैं। कौन से बचे मैं बोलता हूं आपको, कि जिसमें आपको बेसिकली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की, या फिर जिसको अपन सेल्फ एनर्जी बोलते हैं, चार्ज की, स्फीयर की, डिस्क की, उसके बाद में अगर फ्लक्स को कैलकुलेट करना है उसको अपन क्यूब में रखेंगे या फिर इस और किसी सरफेस में रखेंगे। ऐसे कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स बचे हैं जो लेक्चर में पढ़ाने जितनी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मॉड्यूल सॉल्व करते टाइम आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको वो पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो बचे हुए 2-4 पॉइंट्स, एंड उसके साथ में साइमल्टेनियसली डाइलेक्ट्रिक्स का पोलराइजेशन, जिसका मतलब ही कैपेसिटर होता है, ये सारी बातें हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यानी कल का लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आखिरी लेक्चर होगा। अगेन संडे टेस्ट विल बी देयर, यूनिट टेस्ट होगी पूरे टॉपिक के ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर एकदम लेवल के सारे मॉड्यूल में जो है उस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो संडे तक मैंने आपको टाइम दिया है, रात दिन एक करो, लेकिन दोनों मॉड्यूल के सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स 3-3 बार सॉल्व करके कंप्लीट करो। क्लियर है? यस। चलो, सो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है।